अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कराची के हल्का 249 में होने वाले इलेक्शंस के हवाले से। कराची के हल्के 249 में इलेक्शन हो गया और इलेक्शन हो जाने के बाद एक मरतबा फिर इलेक्शन मुतनाज़ हो जाता है। इलेक्शन कमीशन ये हुक्म जारी करता है कि इस हल्के के अंदर दोबारा गिनती की जाए। नून लीग की दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाता है। मिफ्ता इस्माइल साहब ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। नून लीग ये मौक़िफ़ इख्तियार करती है कि मार्जिन बहुत थिन है और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ हैं। फॉर्म 45, फॉर्म 46 का ना मिलना, मुकम्मल सिग्नेचर्स का ना होना और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें शामिल हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर दोबारा गिनती का अमल यकीनन होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर सर तस्लीम खम किया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बहुत एतराज़ात भी उठा दिए और उनका कहना ये था कि बहुत सारे फिर ऐसे हल्के हैं 2018 इलेक्शन के जिसके अंदर 5% के मार्जिन से भी कम रेशो से कैंडिडेट्स जीते हैं। तो क्या फिर उन्हीं के ऊपर दोबारा गिनती ना करवा ली जाए? पीपल्स पार्टी इस ऑप्शन को ऑप्ट करने का इरादा रख सकती है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे के पूरे हल्के के अंदर दोबारा री इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। उनका कहना यह है कि पूरे का पूरा ये इलेक्शन मुतनाज़ हो चुका है, इसकी काउंटिंग से लेके और इस सारे प्रोसेस के अंदर और टर्न आउट का इसके अंदर बहुत अहम रोल है। सो चुनाचे पूरे हल्के के अंदर इलेक्शन दोबारा हो जाना चाहिए। प्रोग्राम में आज हम ये गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान की तारीख में गुज़िश्ता कई दहाइयों से जितने भी इलेक्शन होते आ रहे हैं, वो चाहे ज़िमनी हो, वो इलेक्शन हमारे जनरल इलेक्शन जो हमेशा मुतनाज़ बनते चले आते हैं और उसके मुतनाज़ होने की अहम और बड़ी वजह जो करार दी जाती है वो बेज़ाब्तगियाँ हैं, वो धांधली है, वो मैल प्रैक्टिसेस का होना है। आज डिस्कस ये करेंगे कि इलेक्शन कमीशन का रोल अब तक कैसा रहा इन दहाइयों में और इलेक्शन कमीशन ने क्या रोल प्ले किया। साथ ही साथ हुकूमत ओपन बैलेट के साथ साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी लेकर आना चाहती है और उसकी कोशिश ये है कि आने वाले वक्त में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको भी वोटिंग के ईजी जो राइट्स हैं वो मिल सकें। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में बाकायदा आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का, लेकिन उससे कबल एक मुख्तसर सी ब्रेक है, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कराची के हल्का 249 के हवाले से, उसमें होने वाले इलेक्शन और उस इलेक्शन की बेज़ाब्तियों के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म तो दे दिया है कि हल्के के अंदर दोबारा रिकाउंट किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसको तस्लीम कर दिया है। बिलावल भुट्टो साहब ने इसके हवाले से एक ट्वीट भी किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ऐसी भी निशानदहियाँ की हैं जो जनरल इलेक्शन 2018 के हवाले से जिसमें जीत का तनासुब 5% या उससे भी कम था। ऐसी भी एग्जाम्पल्स हैं। बहरहाल इस हवाले से आज बात करते हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं लतीफ़ खोसा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं, वकील भी हैं, वेरी सीनियर पर्सन। वेलकम टू द शो खोसा साहब। सर, हमने आप पीपल्स पार्टी का ऑफिशियल वर्जन तो देख लिया, थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि इसकी एम्बिग्विटीज़ के हवाले से हम बात करें। आप इसको काफ़ी करीब से देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब का या इनकी प्ली जो थी इलेक्शन कमीशन के सामने वो ये थी कि 167 पोलिंग स्टेशंस पे फॉर्म 45 और 46 बहुत सारे गायब थे। आपका कहना था कि रात 2:30 बजे के करीब जब इनकी हार शुरू हुई तो इनको ख्याल आया। मामला है क्या सर? और टेक्निकल वजूहात हमें बताइएगा कि नून लीग ने इतना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव कैसे ले लिया और उसको किस तरह एक्सेप्ट कर लिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से? नहीं, मामला बड़ा सिंपल है। इसमें यानी 2:30 बजे तक तो ये जब काउंट में रहे, इनके माशाल्लाह साहब का वजीर आजम भी वहाँ बैठे हुए थे, सबका गवर्नर भी थे, सारी इनकी क़यादत वहाँ पहुंची हुई थी। एक पोलिंग स्टेशन पे भी कहीं कोई दारदी का ना शायबा था ना कोई शिकायत थी। और फिर जब ये रिजल्ट अनाउंस हुआ तो उसके बाद इन्होंने शोर मचा दिया। ये हमारा एक इनकी सबका रवायात भी यही है कि इलेक्शन जो है जब कोई हार जाता है तो वो आप बदकिस्मती से उसको नहीं तस्लीम करता है। और ये बात भी इनकी दुरुस्त है कि देखिए 267 पोलिंग स्टेशन हैं, वो जब 30 से ज्यादा उम्मीदवार से खड़े हुए, वो जब रिजल्ट आते रहे तो उनके जो है स्कैन करके और तो सारों को दिखाने के बाद वो एक एक की काउंटिंग होते थे, 30 उसमें जाते थे। वो तकरीबन जो है जब 11 पोलिंग स्टेशन रह गए और इनको नजर आ गया कि ये हार गए हैं तो ये वॉकआउट करके अब क्या इनके पीछे पीछे जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भागते फिरेंगे या रिटर्निंग ऑफिसर क्या ये खुदारा अपना पोलिंग एजेंट आपका आकर दस्तखत करके लेकर जाए, आपका रिजल्ट लेकर जाए? तो ये इन्होंने एक बहाना ढूंढा और उस पर मजे की बात यह है कि 30 की बजाय इन्होंने 3 अप्रैल लिखा हुआ था उस पे। तो ये 3 अप्रैल के जो है 30 की बजाय 30 यानी मार्च की बजाय
ये 3 मार्च लिखा हुआ था उस पे एप्लीकेशन। इसका मतलब एप्लीकेशन पहले से इनकी तैयार थी। वो तो सर हो सकता है कि टाइपो भी हो सकता है, बट एनीवेज नहीं, मगर थर्ड में लिखा हुआ था। देखे ना, 30th एक और ज्यादा चीज है, और ये चीज लिखी है रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने ऑर्डर में, और फिर ये है कि उसके साथ कोई इन्होंने कागज नहीं लगाया, कोई इन्होंने सबूत नहीं लगाया, कोई इन्होंने पोलिंग स्टेशन की बेज़ाब्तगी कहीं किसी सर इनका तो काम है, देखो ना सर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो जो पार्टिसिपेंट है उसका काम है कि वो एलिगेशन रेज करता है और उसके हवाले से कुछ इंडिकेट करता है, उसकी तहकीकात ज़रा इलेक्शन कमीशन करेगा या वो केस आगे बढ़ेगा तो उसके अंदर से फाइंडिंग्स निकलेंगी एग्जैक्ट जो आप कह रहे हैं। बट जो फॉर्म 45 है उसके ऊपर सिग्नेचर्स ना होना, उनका अवेलेबल ना होना, फॉर्म 46 के हवाले से भी जो उनका जिक्र है, ये थोड़ा सा बताइएगा कि कहाँ पर वो गलत है। अगर उनके पास ये सिग्नेचर हुए हुए वापस नहीं आ रहे फॉर्म्स तो दे हैव अ राइट टू क्लेम। देखिए, अगर उन्होंने कुछ चीज अपनी जेब में रखी हुई है और ना उन्होंने अदालत में दाखिल की, ना हमें उसका कोई दिया, हमारे पास तो जो फॉर्म 45 से वो सारे दस्तखत हुए थे, हमें तो जो मिले हैं वो तो दस्तखतशुदा थे। अब अगर किसी का पोलिंग एजेंट जो है वो अगर वहां हाजिर नहीं आता, दूसरे उम्मीदवार भी मौजूद थे, उनमें से तो किसी ने ये शिकायत नहीं की कि जी हमारे पोलिंग एजेंट्स को जो है धक्के दे के निकाल दिया, या हमसे दस्तखत नहीं किए गए, या बाद इन्होंने जो है हमें फॉर्म 45 बिना दस्तखत के किए। भाई 30 उम्मीदवार थे, 30 कैंडिडेट्स थे, वो मिफ्ता साहब अकेले नहीं थे। तो इसलिए मिफ्ता साहब के वकील जो अपनी जेब से निकाल के उस वक्त दे रहे हैं, उसकी क्या अफादियत है, क्या उसकी वैलिडिटी है, जब वो हमें भी दिखाया नहीं गया है। और अदालत में भी अगर कोई चीज दाखिल की जाती है तो उसका नोटिस दूसरे फरीक को दिया जाता है, उसकी नकूल दूसरे फरीक को फराहम की जाते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर मौजूद था, उससे पूछा जा सकता था, उससे तकाबल कराए जा सकते थे। ये सिर्फ एक बहाना हुआ है। ठीक है, ये एक बहाना है जो उन्होंने बनाया। बहरहाल अब ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने जो हुक्म दे दिया है उसके ऊपर सबको अमल करना होगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मामले के अंदर एक आपने देखा एक नई चीज़ सामने आई, और उनका कहना यह है कि पूरे के पूरे हल्के के अंदर जो है वो रीपोल होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो आप लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसके अगेंस्ट किसी कोर्ट को अप्रोच करने का प्लान रखते हैं, और क्या नैरेटिव होगा आपका इस पर? देखिए, अब इलेक्शन कमीशन ने तो अपना फैसला दे दिया, हमें तो वेलकम करते हैं। ये दूध का दूध पानी का पानी, ये फिर हारेंगे, ये रिकाउंट में भी यही रिजल्ट आएगा, बल्कि हो सकता है हमारे इस पे बढ़ जाए। देखें, इसमें तो हमारा रिकाउंट है ना, मेरा सवाल है रीपोल के हवाले से, जो पीटीआई ने कहा जी हम चाहते हैं रीपोल तो देखें, रीपोल हो नहीं सकता है, इसलिए कि रीपोल कहीं कोई धांधली किसी पोलिंग स्टेशन पर नहीं हुई। रीपोल जो धक्के की बात करते हैं, वहां देखिए फायरिंग हुई सारी, आपके मीडिया ने दिखाया। वहां जो है जिस तरह से वो रात को सारी गायब रहे, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन उन्हें ढूंढता रहा, जिस तरह से आईजी ने और चीफ सेक्रेटरी ने अपने फोन बंद कर दिए, देखिए उसका कोई मुआवजा आप कराची से नहीं कर सकते। यहाँ किसी एक ने, मुस्लिम लीग नून ने खुद भी ये शिकायत नहीं की, पीटीआई ने भी ये शिकायत नहीं की कि किसी पोलिंग स्टेशन पर कोई धांधली हुई है। तो इसलिए ये तो रीपोल ऐसे मजाक तो नहीं है कि आप रीपोल दोबारा करते हैं। अच्छा सर, ये तो होगी इसकी लीगल साइड। अब आपने कहा कि किसी ने कहा नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे नून लीग के पॉलिटिशियंस हैं या उनके रहनुमाएं जिन्होंने आए और आके पब्लिकली टेलीविजन पे ज़रूर चीज़ कही, और उनका कहना है कि ये जो सारा अमल हुआ है इसमें बहुत सारे शवाहिद हैं किसी न किसी हवाले से, किसी मैल प्रैक्टिस के। एक ख्याल ये किया जाता है, मैं चाहता हूँ आपकी भी राय लूँ, कुछ पॉलिटिकल डिस्कशन में चाहता हूँ हम करें कि अब जब ये सारा इंतज़ाम किया जाता है, इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को शामिल करता है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस किया गया हो आपकी गवर्नमेंट की जानिब से? अगर ये एक तो ये है कि ये इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करवाती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई दखल कुछ वो ज़ाहिर हेल्प लेती है सर उनसे, ज़ाहिर अमले के लिए कहीं पे कोई तैनातियों के हवाले से बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। देखिए, अगर उसमें किसी को कोई एतराज होता है तो वो पहले ही एतराज करते हैं। कोई भी पार्टी एतराज कर सकती है कि ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये पोलिंग ऑफिसर, इसको रिमूव किया जाए, या ये कोई जो है उनसे रिश्तेदारी है या मिला हुआ है या उनके जेर असर है। ये सारा एक पूरा इनबिल्ट मैकेनिज्म है, कानून के अंदर मौजूद है, और इसलिए ऐसी कोई शिकायत नहीं आई इस मामले में। और इलेक्शन कमीशन बराह रास्त कंट्रोल करती है,
एक हल्का था और सारी डिप्लॉयमेंट भी उन्होंने की थी और सबकी तसल्ली और तशफ़ी के मुताबिक जो है अमले को डिप्लॉय किया गया था। रेंजर्स को भी वहां डिप्लॉय किया गया था, बाकी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज भी ओवरसी कर रही थी और इलेक्शन कमीशन खुद इसे मॉनिटर कर रही थी और इसमें सारी क़यादत जो है मुस्लिम लीग नून और सारी पार्टियों की मौजूद थी, इसलिए यहाँ तो मुमकिन ही नहीं था किसी किस्म का कोई बेज़ाब्तगी का होना। अच्छा सर, एक अब थोड़ा सा और सियासी मैं चाहता हूँ मौजू पे आप जवाब दीजिए। 2018 में जब इलेक्शन होता है तो 2018 इलेक्शन में 40% के करीब हम देखते हैं कि टर्न आउट रहता है और उसमें तकरीबन 7,000 के करीब वोट आप कैंडिडेट लेकर जाते हैं। 2021 अभी जो इंतखाब हुआ है इसके अंदर टर्न आउट भी 20% के करीब रहा और जो वोट हैं वो आप 16,000 के करीब ले जाते हैं। इतना मैसिव, ऑलमोस्ट मोर देन डबल जो है, वो किस तरह वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेगी? क्या पॉलिटिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन सालों में किया कि इतनी लीड उसको मिल गई? देखिए 18 का आप मुआवजा नहीं कर सकते इसलिए कि 18 में कोविड नहीं था। अब यहाँ जो है आज कोविड ने भी बहुत खैफ किया हुआ है, फिर रमजान शरीफ था, फिर गर्मी बड़ी शदीद थी, तो तमाम अवामिल अगर आप देखें और ये हल्का जो है ये इतना वो शहर के सबर्ब्स का हल्का, कच्चे का हल्का एक किस्म का था। ये ऐसी बात नहीं है कि यहाँ टर्न आउट जो है कम हुई। और फिर दूसरी बात ये है कि टर्न आउट कम होने के जो से उससे कोई फर्क नहीं पड़ा करता क्योंकि वो सभी के लिए टर्न आउट लो है अगर है तो। और ये भी इस चीज की गमाजी करता है कि किसी ने कोई ऐसा दांधली का आंसर मैं वही सवाल कर रहा हूँ सर, अगर जिस भी रीजन की वजह से टर्न आउट कम रहा, जो कि मैं अर्ज कर रहा हूँ, तो आपके वोट पिछली दफा 7,000 थे और इस मरतबा आपके वोट तकरीबन 16,000 हो गए हैं बावजूद इसके कि टर्न आउट कम रहा है। तो ये जो ड्रास्टिक चेंज है, मैं ये जानना चाह रहा था कि हाउ इट हैपेंड ऑल ऑफ सडन। देखिए ये इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो ये है हमारा जो उम्मीदवार है मंदोखेल, उसने बहुत काम किया है, 2-2.5 अरब के उसने डेवलपमेंट फंड्स भी डिप्लॉय किए हैं। और दूसरी बात ये है कि ये इस चीज की भी जो है निशानदही करता है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने सियासी तशक्कुस में उसके बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है और अब वो ही जेन्युइन एक लोगों की आवाज बन के उभरा है और जेन्युइन ऑपोजिशन जो है का किरदार इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी ही कर रहे हैं। तो सर अगर इस ग्राफ भी बढ़ा है और वोट बैंक भी हमारा बढ़ा है, ये 100 दफा रिकाउंटिंग करवा ले पीपल्स पार्टी का ही यहाँ से जीत होगी। आप देखते हैं जैसा आप कह रहे हैं कि सर उनका ग्राफ बढ़ा है, ज़ाहिर कद काठ उनका बढ़ा है। इलेक्शन कमीशन इस रिकाउंट के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फतह करार दे देता है कि जी झंडा फतह का इनके पास है, तो बिलावल साहब आप लोग एक्सेप्ट कर लेंगे? देखिए हम तो कहते हैं कि 2018 में भी यही जो बेंचमार्क अब इलेक्शन कमीशन ने बेंचमार्क दिया है कि अगर 5% से कम रेशो की जो है उसमें बढ़तरी है वोटों में और उसमें रिकाउंट होना चाहिए, तो उसमें सारे पाकिस्तान के हलकों में यही काम करवाएं। पिछली दफा जो इसी हल्के से वाबडा साहब जो जीते थे शहबाज शरीफ के मुकाबले में, वो 500 का था, हमारा तो 800 की लीड है। वो उस वक्त 500 की लीड से जीते थे। अगर ये रेशो करनी है कि 5% से अगर जो है कम की बढ़तरी है तो उस पर रिकाउंट, तो फिर सारे पाकिस्तान के पर ये इसका इतलाक करें। सिर्फ हमारी जीत पर इसका इतलाक क्यों करते हैं? लेकिन हम कहते हैं 100 दफा बिस्मिल्लाह, आप रिकाउंट 100 दफा करवाइएगा, नतीजा यही आएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही की जीत होगी रिकाउंट में भी। ठीक है जी, जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। लतीफ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद है। का प्रोग्राम में वक्त हो जाता है ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कराची के हल्का 249 में होने वाले इलेक्शंस के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है कंवर दिलशाद साहब, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कंवर साहब, हम गुफ्तगू इससे कबल कर रहे थे कि कहाँ पर ऐसी जगह हैं जहाँ पे इलेक्शन कमीशन को मज़ीद तगड़ा होने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा उसकी तफसील में जा सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि ये वो फैक्टर्स हैं, ये वो अवामिल हैं कि ये अगर जुड़ जाएँ तो इलेक्शन कमिश्नर भी तगड़े होंगे, इलेक्शन कमीशन भी तगड़ा होगा और इलेक्शन भी साफ शफाफ होंगे और इस किस्म के एलिगेशन सामने नहीं आएंगे। इसका सबसे बड़ा, जैसे हुकूमत ने भी अभी चंद रोज पहले तो एक इस्लाहात का बारे में जो मसौदा पेश किया है, उसको उन्होंने 49 जो है उसमें तरमीम करने का एक मसौदा पेश किया। इसकी बात शकें तो कंट्रोवर्शियल है, जिस पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग या इंटरनेट वोटिंग के बारे में या ड्यूनेसिटी के बारे में उसका नजर है। उसकी आइन साज कानूनी साज बदल रहेगा, आइन का
तरमीम करनी पड़ेगी। लेकिन जो बाकी जो 45, 46, 44 जो है वो बड़ी साफ सुथरी है, उससे इलेक्शन कमीशन को भी एक तकनीक मिलेगी और आइंदा इंतखाबात जो करवाएंगे उसमें भी एक शफाफियत के बारे में एक बड़ी अहम पेशरफ होने का इम्कान है। बड़ी अच्छी तजवीज है और हमारी अपोजिशन को भी चाहिए कि तजवीज को गौर से पढ़े। उसमें सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी में कानून साजी होनी है और आइन साजी नहीं होनी। लेकिन हुकूमत की सबसे बड़ी एक सियासी चाल समझ ली, हिकमत समझ ले और पहले दिन उन्होंने ये किया, उसी के अंदर शामिल कर दिया ड्यूल नेशनलिटी। अब ड्यूल नेशनलिटी का बिल जो कौमी असेंबली में पेश होगा उसके लिए तो आइन साजी जरूरत पड़ेगी, आइन के आर्टिकल 63 में तब्दील करनी पड़ेगी, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ठीक है, डिबेट करें उसके ऊपर आप तो अच्छी तजवीज है, बेहतरीन आइंदा के इंतखाबात के शफाफियत के लिए अच्छा कदम है। फिर उसके टेक्निकलिटी है कि उसके बारे में लोगों को मुतमईन कर दें। वो इसी बात पे आप एक बड़ी अहम बात आ रही है, इंटरनेट बैलेट पेपर ठीक है, तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट हक मिलना चाहिए, उसके लिए बेहतरीन कानून साजी करे, रास्ता निकाले, तो वो भी एक अच्छी तजवीज है। लेकिन एक तजवीज जो आई है कंट्रोवर्शियल हो जाएगी खासतौर पर कराची के हवाले से, वो ये है जिन्होंने ये कहा कि आइंदा जो डिलिमिटेशन होनी है वो आप इंतखाबी फरिश्त की बुनियाद पर की जाए। अब इंतखाबी फरिश्त की बुनियाद पर जो हल्का बंदी करेंगे उसमें आर्टिकल 51 और आर्टिकल 54 को तरमीम करनी पड़ेगी, वो भी एक बहुत बड़ी तरमीम की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उस पर बड़ा अहम मसला ये पैदा होगा कि हमारे सियासतदान आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि जो बुनियादी जो मसला है डिलिमिटेशन उस पर ध्यान ही नहीं दिया। चले आपकी मुखातिब से बता देते हैं बुनियादी जो मसला है उस पर ध्यान नहीं दिया डिलिमिटेशन पे। सर मैं यहाँ पर आता हूँ, आपसे गुफ्तगू यहाँ से मजीद कंटिन्यू करता हूँ। आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो है मैं प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और वकालत के पेशे से भी जुड़े हैं। वेलकम टू द शो तारड़ साहब। सर सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं 249 के हवाले से कराची के, आपकी पार्टी पे या आप लोगों पे सबसे बड़ा जो एलिगेशन रेज किया गया है इसमें वो ये है कि आप लोगों के पास कोई सब्सटेंशियल एविडेंसेस थे ही नहीं सिरे से, और आप इलेक्शन कमीशन के पास गए और आपने जाके कहा कि जी रिकाउंट होना चाहिए, और उन्होंने 5% वाली जो रेशो है उसको सामने रखते हुए इसके रिकाउंट का हुक्म दे दिया। ये एतराज़ बराए एतराज़ है या ये हार को देखते हुए एतराज़ था, ये क्या वजह है? व्हाट आर द टेक्निकल रीजंस जो आप लोगों के पास हैं इसके? तक कभी किसी जीते हुए कैंडिडेट ने रिकाउंट नहीं मांगा। रिकाउंट दिया ही ग्रीन पार्टी के लिए गया है कि ग्रीन पार्टी जो है वो रिकाउंट मांग सकती है, खास तौर पे जब डिफरेंस बहुत थिन हो। हमारे 2017 से पहले जो कवानीन थे 1976 का रोपा था, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट, उसके तहत रिकाउंट के लिए रीजन जो हैं वो बड़ी स्ट्रिंजेंट और बड़ी स्ट्रॉन्ग रीजन कही गई थी। और जब मार्जिन कम होते थे तो लोग इसमें रह जाते थे कि काश हमारा रिकाउंट हो जाता, हमारी तसल्ली हो जाती कि हमें हराया गया है या हम वाकई हारे हैं। तो लॉ मेकर ने 2017 के इलेक्शन एक्ट में ये प्रोविजन डाली कि अगर मार्जिन ऑफ विक्ट्री इज लेस देन 5% या अगर वोट बहुत ज्यादा पड़े और वो 10,000 से कम है, जैसे लाख वोट पड़ता है एक कैंडिडेट को, दूसरे को 90,000, तो रिकाउंट रीजन फिर भी देनी है रिटर्निंग ऑफिसर या ICP ने, लेकिन रिकाउंट मांगा जा सकता है। लेकिन रिकाउंट के अंदर से आपको रीजन तो देना होता है। मैं करता हूँ, मेरी बात सुन लेना, 680 वोटों या 725 का फर्क है। और बात वो कहते हैं कि हमारे फॉर्म 45 में तजाद है, फॉर्म 46 में तजाद है, फॉर्म 47 सारे के सारे हमें नहीं दिए गए। मेरे ख्याल में जब इतना थिन मार्जिन हो जो कि 1% से भी कम है टोटल पोल वोटों का, एक अच्छा रिकाउंट का एक अच्छा केस है और उसमें कोई नुकसान नहीं है। जो जीता होगा अगर वो ठीक जीता होगा तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा। ये कौन सा रीपोल हो रहा है जिसमें दोबारा वोटर से रिव्यू करना पड़ना है और खर्चा होना है? ये एक एक्सरसाइज है, तसल्ली है कैंडिडेट की, वो करा दी जाती है, उसके सामने बैलेट गिन दिए जाते हैं। तो नून लीग का सर नैरेटिव इसके बाद क्या होगा अगर वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारी ताज सचता है, कहते हैं कि जी यही जीते हैं, तो आप किसी और प्लान करते हैं, एक्सेप्ट करेंगे या आगे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए उसको तस्दीक करना चाहिए कि वो ठीक जीते हैं? क्योंकि नून लीग ये कह चुकी है कि अगर हम उससे सेटिस्फाई ना हुए जवाब से तो हम मजीद ऑप्शंस ऑप्ट कर सकते हैं, तो ख्याल ही किया जा रहा है। लेकिन कानूनी ऑप्शंस तो नहीं है जी, वो मान सकते हैं क्योंकि उनके काउंटर फाइल पे इशू है, इलेक्शन पिटीशन रेगुलर में नहीं सकते हैं उसके बाद। लेकिन अगर उनको बैलेट पेपर एक दफा गिन के शो करके दिखा दिए जाते हैं, एग्जॉस्टिव कंप्लीट रिकाउंट हो जाता है, इलेक्शन पिटीशन का ये मैं बतौर वकील अर्ज कर रहा हूँ कि इलेक्शन पिटीशन का भी स्कोप उसमें से कम हो जाता है।
मुस्लिम लीग नून ने आज बयान दिया है, खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा है जो इलेक्शन में रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं 49 के करीब तरामीम है, बिल पेश किए जाएंगे, इसके हवाले से ज़ाहिर बहस होगी। नून लीग कुछ रिलेक्टेंट लग रही है रिफॉर्म्स के हवाले से, जबकि पीपल्स पार्टी ने भी कहा जी इलेक्शन रिफॉर्म्स होने चाहिए। कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ बैठे प्रोग्राम में, उन्होंने भी कहा जी होने चाहिए। इससे पहले खोसा साहब से उन्होंने भी कहा कि होने चाहिए। नून लीग क्यों रिलेक्टेंट है? मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाहता हूँ, आप क्या कहते हैं सर इस हवाले से? देखिए, जो 2017 का इलेक्शन एक्ट आया ना, उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी से बड़ी तवील मुशावरत के बाद 2017 में ये कवानीन तब्दील किए गए और सारे कवानीन को यकजा करके एक कंसोलिडेटेड इलेक्शन। कानून साजी का तमाशा नहीं बनाना चाहिए, ये बार बार कानून बदलने से कोई फायदा नहीं होता। कवानीन पे अमलदारी से ही इंसाफ फराहम होता है और उसी से रूल ऑफ लॉ और रिट ऑफ गवर्नमेंट, या जो आप कहते हैं कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कायम होगी। कानून बार बार हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये है कि कहीं पे किसी बच्चे का अगवा हो गया तो बच्चों के अगवा के लिए नया कानून बना दें, किसी दुकान में दिन दिहाड़े डकैती। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे आज़म नज़ीर तारड़ साहब। कुंवर दिलशाद साहब, टाइम हमारे पास कम है सर, लास्ट क्वेश्चन टू यू। मैं जानना ही चाहता हूँ, वेरी प्रिसाइजली बताइएगा, कौन सी एक दो स्टेप्स हैं जिस पे अमल कर लिया जाए तो हमारा जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा? पॉइंट ये है कि इंतखाबी इस्लाहात जो आ रही है, हुकूमत को जो चाहिए कि अपने अपोजिशन को अपोजिशन के साथ कॉन्ट्रोल करें और बाकायदा इस पर ये अपनी संजीदगी से काम करें। लेकिन हमें ये नजर आ रहा है कि हुकूमत को बहुत जल्दबाजी करेगी, इसलिए इमीडिएटली तमाम सियासी जमातें हैं, तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इमीडिएटली बैठ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लेके आना चाहती है। इसके ऊपर बैठे कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, वक्त की कमी का मैं सामने। बहुत शुक्रिया मेहमानों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।